नमस्कार दोस्तों, एम भारत न्यूज़ पे आपका स्वागत है। इस समय देश में लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और यहाँ पे हम माननीय श्री विकास सिंह कुशवाहा जी के यहाँ पहुँचे हैं, जो कि एक बहुत अच्छे ही समाज सेवी हैं और इनसे हम कुछ चुनावी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि ये भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है और ज़्यादातर यहाँ की जनता जो है गांव में निवास करती है। तो आज बहुत से लोग वोट की कीमत, वोट के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि वोट क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि वोट की कीमत और जो जनसंख्या के बारे में आपने कहा कि बहुतायत जनसंख्या हमारी ग्रामीण है। ग्रामीण का मतलब कई बार हम ये मान के चलते हैं कि कई बार वो वोट की कीमत उतनी नहीं जानते हैं जितनी शहरी लोग समझ पाते हैं, या शायद कई जगह मिसमैच भी हो सकता है। परंतु हाँ, ये बात ज़रूर है कि वोट की कीमत कभी भी नोट से नहीं तौलनी चाहिए। जब गांव का इलेक्शन हो या शहर का इलेक्शन हो या देश का कोई भी बड़ा इलेक्शन हो, छोटा इलेक्शन हो, वोट की कीमत, वोट देना हमारा, मत देना हमारा एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत, एक गुप्त मतदान प्रणाली के तहत हम लोग वोट देते हैं, जिससे हम उस व्यक्ति को चुनते हैं, उस नेता को चुनते हैं जो राज्य की नीतियों का निर्धारण करता है, अर्थात राजनेता। और वो राजनेता हमें आगे क्या देने वाला है और वो नेता हमारे समाज, हमारे प्रदेश, हमारे देश के लिए हितकारी है, लाभकारी है, ये सारी चीज़ें हमारा वोट क्लियर करता है। तो वोट की कीमत कभी भी 500 रुपये के नोट तथा एक दारू की बोतल से तौलना बहुत ही गलत है, जो कि गांव में होता है। कभी भी वोट, आप अपना मत अधिकार ये समझिए, वोट की कोई कीमत नहीं, वोट बहुमूल्य है। अच्छा विकास जी, जो प्रत्याशी हैं इस समय, जी। जो लोकसभा के जी। तमाम सीटों से तमाम प्रत्याशी, हर पार्टी के प्रत्याशी हैं, जी। जी। तो मैं अगला प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगा कि जो प्रत्याशी है तो वोटर प्रत्याशी की किस विशेषता को देख करके चुने। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को चुनाव करते हैं, हमें जाहिर सी बात है कि हमें वोट का अधिकार मिला है और वोट, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लोग खड़े होते हैं तो 10 लोगों में से कोई एक चुन के आता है जी। और उसका चुनाव जनता ही करती है, जो भारी मतों से उसको विजयी कराती है। जी। तो विजयी आपको ऐसे नेता को कराना है जिसका बौद्धिक और शैक्षिक स्तर बड़ा ऊंचा हो, जो रेशनल हो, तार्किक हो, जिसकी विचारधारा बहुत ही अच्छे क्लास की होनी चाहिए, जिससे कि वह समाज में, समाज की हर व्यवस्था को एक सुदृढ़ कर सके, एक नई दिशा दे सके। अर्थात वह, उसके अंदर समता का भाव होना चाहिए, उसके अंदर विकास का भाव होना चाहिए। आप जब भी किसी व्यक्ति विशेष को देखिए कि वह आपका नेता, आपका राजनेता देश के लिए क्या कर रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या कर रहा है, शिक्षा के लिए क्या कर रहा है। और अगर आपको बहका रहा धर्म जाति के संगति में या धर्म जाति से आपको बांट रहा है, तो वह नेता नहीं, लुटेरा हो सकता है। और नेता सिर्फ राज्य की नीतियों का निर्धारण करता है और राज्य की नीतियों से ही देश का निर्धारण होता है। तो देश तभी बढ़ेगा जब अच्छे नेता का चुनाव होगा। जी। जी। इसी बात में आपके एक क्वेश्चन मेरे मन में उठ गया कि जब देश आज़ाद हुआ हम लोगों का, तो देश आज़ादी से पहले भी भारत में राजनीति हो रही थी जी। या आज़ादी के लिए, देश के विकास के लिए, तमाम मुद्दों पे। तो और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आज़ादी से पहले की जो राजनीति थी और आज़ादी से अब तक की जो राजनीति है, करंट तक एकदम, जी। तो आज़ादी से पहले की राजनीति में और आज़ादी से बाद की राजनीति में, अब तक की राजनीति में आप क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, राजनीति का अर्थ कहीं न कहीं आज की डेट में वो
अर्थ संबंधी हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं या तो परिवारवाद है या धर्म जाति या आज का राजनेता ऐसी विचारधारा नहीं रखता है कि हमारे पास चाहे एक लंगोट हो लेकिन देश के लिए काम करेंगे। नेता सुभाष चंद्र बोस की बात कर लें, हाँ सच्चे नेता थे जो मतलब अगर नेता की बात कहेंगे तो सुभाष चंद्र जी से बेहतर नेता हमको ना समझ में आता है ना ही कोई है आज की डेट में। उनके जो मतलब उनको अपने व्यक्ति विशेष के लिए चिंता नहीं थी, अपने परिवार की चिंता नहीं थी, उन्होंने देश की चिंता करी। तो राजनेता गांधी जी वो व्यक्ति जो उस समय विदेश में पढ़ के आया होगा, आज अपने बच्चों को पढ़ा के देख लीजिए विदेश में, हालत ख़राब हो जाएगी, इतना पैसा लगेगा। तो वो व्यक्ति जो उस समय विदेश में शिक्षा लेके आता, पैसे वाला ही व्यक्ति होगा जो विदेश शिक्षा लेगा और यहाँ आके अपना पूरा जीवन एक धोती कुर्ता में गुजार देता है, एक धोती में गुजार देता है। वह व्यक्ति नेता है जो समाज के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है और डंडा मार मार के अंग्रेजों को भगाया उसने और अहिंसा का पथ उसने धारण किया। तो ऐसे लोग नेता होते हैं। आज के देश में हमारे यहाँ हम ढूंढते हैं कि ऐसे नेता मिले जिनके अंदर ये भाव हो कि हम समाज के लिए मर जाएंगे, खप जाएंगे, अपने लिए 1 रुपए नहीं रखेंगे। तो आज के हर नेता के बैकग्राउंड आप चेक करिए, कितना पैसा उनके पास है, कितना पैसा उनके पार्टियों में है। तो ये आज की राजनीति जो है वो व्यवसाय हो गई है, एक बिजनेस हो गई है और कुछ नहीं है, वो राजनीति नहीं बची। अटल जी के टाइम पे हमें कुछ ऐसी राजनीति दिखी थी जो, परंतु अब भाजपा में भी हमें कहीं ना कहीं राजनीतियों का दौर उतना बदला हुआ दिख रहा है। तो जो अटल जी की राजनीति थी हमें पसंद थी, देश के आज़ादी के समय नेहरू जी की राजनीति पसंद थी जो देश को बहुत आगे लेके आए। तो हमारे देश में जितने भी राजनेता होते हैं हम किसी की अवहेलना नहीं करते हैं। हमारे देश में जितने भी राजनेता आए किसी न किसी स्तर पे उन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कार्य किया और देश तभी हमारा आगे बढ़ के आगे आया है। चाहे वो मोदी जी हों, नेहरू जी हों, चाहे आडवाणी जी हों, मतलब कोई भी हों, उन्होंने देश को हमारे आगे ही बढ़ाया है। और गलतियां सब जगह होती हैं, परंतु हमें अगर आज ये चुनाव करना पड़े कि राजनीति में किसको आगे करना है तो सर्वप्रथम ये देखिए कि कौन सा नेता आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बात और सर कि जो चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जो ये चुनाव की सीढ़ी होती है या रास्ते होते हैं वो गांव की गलियों से होकर गुजरते हैं जी। और इस समय हम देख रहे हैं कि गांव की गलियों में आजकल वोटरों को प्रलोभन तमाम तरह के दिए जा रहे हैं पैसे हो या अन्य मादक वस्तुएं हों या कुछ अर्थ वगैरह कुछ भी देकर के उन्हें ऐसा प्रलोभन देकर के लोग उनका वोट वो खरीदना कहिए उसको, चाहे बहला फुसला करके उसको लेना कहिए। तो इस तरह की अभी क्रियाएं गांव में देखने को मिलती है। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर यही वोट आपको देने का लोकतांत्रिक अधिकार आपके पास ना होता, ये वोट आप 10,000 रुपए पर आप डालने जाते तो इस वोट की कीमत आपको पता चलती। सिर्फ 10,000, हम तो कह रहे हैं लाख रुपए आप वोट डालने की कीमत हो तो अभी लोग वोट की कीमत, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को उठा के देख लीजिए, लोग वहाँ पर 30%, 40%, 70% वोट देते हैं। 30% लोग घरों में सिर्फ और सिर्फ छुट्टी मनाते हैं। तो मेरा पूरे देश से अपील है और हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वोट जरूर करिए। ये आपका मत का अधिकार है, ये लोकतांत्रिक प्रणाली आपका देश का संविधान आपको देता है और इसका हक आपके पास है और इसकी वैल्यू आप करिए। ये ना सोचिए कि हमें वोट मिला है तो वोट आज हम किस लालच में दे दें जी। किसी को भाई लालच ये मिल गया कि भाई ये आपकी बिरादरी का है इसलिए आप वोट दे दीजिए, ये आपके धर्म का है इसलिए आप दे दीजिए इसको वोट, ये आपको नोट दे रहा है इसलिए आप वोट दे दीजिए, इसने आपको जो है थोड़ा सा पौवा पिला दिया इसलिए आप वोट दे दीजिए ना। सब गलत है, ये इतना गलत है कि देश को ऐसी खाई में डुबो सकता है जहां से वापस आना असंभव है। तो इसलिए हम आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हमें ऐसा राजनेता चुनना है जो देश को मजबूत करे, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, देश में हो रहे डेवलपमेंट पे ध्यान दे तथा किसी के अंदर राग द्वेष जैसी भावनाओं को उत्पन्न ना होने दे। धर्म जाति संप्रदाय के बेस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए तो डेवलपमेंट पे होनी चाहिए।
सर, भारत की 2/3 जनसंख्या जो है युवा वर्ग की है। काफ़ी पढ़े लिखे लोग, युवक युवतियाँ, जिनके पास अच्छी शिक्षा है, अच्छे संस्कार हैं, फिर भी जगह जगह सुनने को आता है, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे लोगों के बीच के माध्यम से, गांवों से, शहरों से, हर जगह से सुनने को आता है कि भारत में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है। तो हम चाहेंगे कि जब ये शब्द उठता है, ये बात आती है कि नहीं बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, तो आखिर जब इस देश में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जी वो वर्ग जो काफ़ी शिक्षित वर्ग है, तो वो क्या करे, किस तरह से कैसे अपना वोट करे? देखिए, इसमें तो बिल्कुल दो राय नहीं है कि अगर घर का मुखिया घर के बारे में अगर नहीं सोच पाए तो घर की मुखिया की ही कमी है, अन्य किसी की कमी नहीं है। तो कोई भी देश का या प्रदेश का हेड ऑफ कंट्री या हेड ऑफ स्टेट अगर वो युवाओं को रोज़गार मुहैया नहीं करा पा रहा तो ये उसकी अपनी खुद की कमी है। इसको कई मायने में लोग झुठलाते हैं, गलत तरीके से बताते हैं। एक सांसद हैं जो फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी भाषा में काम करते हैं, तो उनका हमने थोड़ा सा व्यू देखा तो उन्होंने कह रहा बच्चे पैदा करना बंद कर दो, रोजगार मिल जाएगा सबको। नहीं, तो बच्चे पैदा करना मतलब टोटल नॉनसेंस लैंग्वेज है मुझे लगता है। और फिर वो कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी देखिए बच्चा नहीं पैदा किए, देश की आज़ादी मतलब देश की जनसंख्या कंट्रोल किए, योगी जी नहीं कंट्रोल की। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है टोटल इलिटरेसी को दर्शाती हैं, टोटल रीजनल पर्सन है, अतार्किक पर्सन है। योगी जी भी अपने स्तर पे ठीक हैं, मोदी जी भी अपने स्तर पे ठीक हो सकते हैं, परंतु अब जो व्यक्ति शादी ना किया हो उससे कहा जाए कि उसने देश की आबादी को कंट्रोल कर लिया, तो ये सब टोटल इलॉजिकल बातें हैं। तो मुझे लगता है अगर बात की जाए रोजगार की तो उसका जनसंख्या से बहुत घनिष्ठ रिश्ता नहीं हो सकता है बहुत घनिष्ठ रिश्ता नहीं हो सकता है। रोजगार देना सरकार की जिम्मेवारी होती है। अंतिम क्वेश्चन ये है आपसे सर कि भारत की जनता जो है उसमें नौजवान हो, बूढ़े हो या बहन बेटियां हैं, सबके लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस हिंदुस्तान में हम लोग इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं। हमारा देश विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और कई संस्कृतियों से उपजा हुआ देश है। तो अगर एक सूत्र में हम सबको पिरोना है तो सामंजस्य की भावना रखनी होगी, हमें महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना रखनी होगी। महिला हिंदू की हो या पुरुष की हो, हिंदू की हो या मुस्लिम की हो या सिख की हो, किसी की भी माँ बेटी पे गलत नज़र डालना एकदम गलत बात है और ऐसा करना बहुत गलत है। इसको महिला देवी स्वरूप है और उसको मैं नमन करता हूँ। महिला को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए कि भाई इस धर्म की है तो उसके साथ गलत हो रहा तो ये ठीक है, उस धर्म की है तो उसके साथ गलत हुआ तो ये गलत है। नहीं, महिला किसी धर्म जाति संप्रदाय की हो, वो एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। महिला ही एक ऐसी है जो जननी है, तो उसका सम्मान रखना चाहिए। इसलिए महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। मातृशक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। कैमरामैन ऋषभ के साथ सुभाष सिंह, एम भारत न्यूज।